नमस्कार दोस्तों। देखिए आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के पार्ट 2 यानी जैव गर्भक्रम क्लास 10th के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। देखिए पार्ट 1 पढ़ा दिए थे जिसमें हम बात कर रहे थे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के बारे में। देखिए तो इससे पहले वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा जिससे ये वीडियो आराम से समझ में आए। देखिए इसमें हम पढ़ाएंगे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण क्या होता है। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में रासायनिक समीकरण को जो देखेंगे तो इसमें बउआ होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। ये दोनों के मिलने से बउआ निर्माण होता है ग्लूकोज का। तो यानी क्या चीज बउआ C6H12O6 ग्लूकोज का और प्लस 6O2 प्लस 6H2O। तो यानी बउआ ये ग्लूकोज का सूत्र हो गया, ग्लूकोज हो गया और ये O2 हो गया यानी ऑक्सीजन गैस हो गया और ये हो गया वाटर। तो देखिए ध्यान से सुनिए, इधर आप समझ में आ गया कि यानी कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और जल के मिलने से ग्लूकोज और 6O2 प्लस 6H2O का निर्माण होता है। उसके बाद आइएगा तो एक क्वेश्चन ये वीडियो लगाकर हम बता रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है। तो बउआ प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन का निर्माण होता है। सुनिए ध्यान से, जब जिस प्रकार एक पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करता है तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करने के बाद जो यानी कार्य प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया खत्म होने के बाद जो गैस बनती है तो वो कौन सी होता है, वो ऑक्सीजन का निर्माण करता है। तो जो ऑक्सीजन अपने दैनिक जीवन में अपना लोग ले करके उनको क्या करें, उपयोग करते जा रहे हैं। तो याद रखिएगा एक प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होने के बाद कौन सी गैस उपोत्पाद के रूप में बच जाती है, तो वो ये ऑक्सीजन उपोत्पाद के रूप में बच जाता है। आगे आइए दोस्तों, देखिए जंतुओं में पोषण यानी एक जंतु में पोषण कैसे होता है इसको समझेंगे। देखिए जंतु परपोषी होते हैं। परपोषी किन्हें कहते हैं, जो अपने भोजन के लिए अपने भोज्य पदार्थ के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं बुआ, परपोषी कहते हैं। देखिए जंतु परपोषी होते हैं क्योंकि वो अपने भोजन के लिए दूसरे पर जीव पर निर्भर रहते हैं, अर्थात ये अपने भोजन के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। तो देखिए डायरेक्ट आप जंतु में पोषण जो होता है तो सबसे पहली बात तो जंतु परपोषी होता है क्योंकि अपने भोजन के लिए पूर्ण रूप से दूसरे पर निर्भर रहता है। ठीक है, देखिए वहीं लिखे जंतु परपोषी होते हैं अर्थात ये अपने भोजन के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। देखिए अपने लोग क्या है, जंतु है, कभी अपने लोग पूरी तरह से अपने पर डिपेंड नहीं रहते, अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर डिपेंड है। देखिए ध्यान से सुनिए, जंतु में पोषण यानी अपना लोग में जो पोषण होता है या किसी भी जंतु में जो पोषण होता है वो क्या अवस्थाओं में खत्म होती है। देखिए तो सबसे पहले अंतर्ग्रहण होता है। देखिए सबसे पहले अपना लोग क्या करते हैं, भोजन को अपने शरीर के अंदर लेने का प्रबंध करते हैं यानी अंतर्ग्रहण क्रिया को कहते हैं। उसके बाद वो पाचन, तो जो भी हमारे शरीर के अंदर जाए वो क्या होता है, पाचन होता है। उनके बाद अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिष्करण यानी मनुष्य में यानी कि मनुष्य या किसी भी जंतु में पोषण क्या अवस्था में खत्म होती है। याद रखिएगा पोषण 5 अवस्थाओं में खत्म होती है। पहला अंतर्ग्रहण, उसके बाद हुआ पाचन, उसके बाद अवशोषण, उसके बाद स्वांगीकरण और एगो बहिष्करण। तो देखिए तो यहाँ पे याद रखिएगा जंतुओं में पोषण की 5 अवस्थाएं होती है जो आपके सामने लिखा है। तो देखिए अब पढ़ लिए कि जीवों में पोषण की क्या अवस्था होती है, तो 5 होता है बता दिए। देखिए अब किसके बारे में बात करते हैं, अमीबा में पोषण के बारे में। देखिए अमीबा के बारे में आप लोग सुने होइएगा, अमीबा के बारे में। देखिए अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ये कोशिकीय क्या होता है सुनिए, तो क्लास 9 में पढ़ाया जाता है सेल के बारे में, कोशिका के बारे में। अपना लोग के पूरे शरीर का निर्माण कोशिकाओं के माध्यम से होता है। किसी भी जीव का शरीर सेल के माध्यम से बना हुआ होता है। तो देखिए अमीबा जो होता है, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इनका शरीर क्या कोशिका से मिलकर के बना हुआ होता है, तो एक कोशिकाओं से। यानी इसका बउआ इनके शरीर में कोशिका की संख्या एक सेल होता है। तो देखिए एक सेल से मिल करके किसका निर्माण हुआ होता है, अमीबा का। ठीक है, यहाँ तक समझ में। यह मृत्यु जलीय होता है यानी अमीबा जो अपने रहन सहन की व्यवस्था करता है ये हमेशा मरा हुआ जल यानी कह सकते हैं गंदे पानी में, गंदगी वाले पानी में, सड़ा हुआ पानी में रहता है। अब देखिए तो अब करा इसका आकार अनिश्चित होता है यानी इसका आकार कोई निश्चित नहीं होता है। अभी देखिए यहाँ पर हम अमीबा कुछ और आकार से छापे हैं। यहाँ देख लीजिए
अब जैसे मान लीजिए हमारा दिल किया इसे छापने का, ये भी क्या बन गया, अमीबा बना, यानी कि इसका आकार कोई निश्चित था ही नहीं। अभी देखिए हम यहाँ ऐसे छाप दिए, यहाँ ऐसे छपा हुआ, यहाँ ऐसे, ये भी क्या हुआ, अमीबा हुआ। तो देखिए अमीबा का आकार कोई निश्चित नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें देखना है कि अमीबा एक कोष के जीव है, अमीबा सड़ा हुआ पानी यानी मृदु जलीय होता है, यानी मृदु जल में रहता है, और ये इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, यानी इसका आकार कोई निश्चित नहीं होता, ये अनिश्चित आकार का होता है। अब देखिए आइए यहाँ पे देखते हैं, अमीबा में पोषण के लिए विशेष संरचना नहीं पाई जाती। देखिए एक जंतु में जैसे अपना लोग में एक विशेष संरचना है भोजन प्राप्त करने का, जैसे अभी अपना लोग भोजन करेंगे तो मुख्य माध्यम से करेंगे, यानी अपना लोग का विशेष एक संरचना है, जबकि अमीबा का कोई संरचना, विशेष संरचना भोजन खाने के लिए नहीं होता है। अब देखिए, अतः अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के सतह के किसी भी स्थान से होता है, यानी ये जो आप देख रहे हैं अमीबा को, यानी इसमें भोजन करने का कोई मुख्य द्वार नहीं है, इसमें क्या है, यानी अब इसको जब भोजन करना है कि इनके शरीर के किसी भी स्थान से भोजन कर लेगा, समझ रहे हैं, इसकी कोई विशेष संरचना नहीं है। अब देखिए अब कह रहा है जैसे ही कोई भोज्य पदार्थ, ठीक है, जैसे ही कोई भोज्य पदार्थ अमीबा के संपर्क में आता है, तो चलिए सपोज दैट एक डायग्राम से हम समझाते हैं आप लोग को। देखिए मान लीजिए कि ये क्या है, अमीबा। देखिए ये अमीबा जो है, अमीबा के नजदीक में कोई, देखिए कैसे भोजन कर लेता है अमीबा, इसको समझते। मान लीजिए ये क्या है, हमारा भोज्य पदार्थ। अब ये भोज्य पदार्थ को कैसे अमीबा खाएगा, देखिए तो अमीबा एक बाउल के भांति कूटपाद के माध्यम से क्या होता है, गड़कने लगता है। तो ये क्या है, कूटपाद है। देखिए कूटपाद, अब ये क्या करेगा अमीबा, यहाँ से खिसकते यहाँ जाकर के यही भोज्य पदार्थ को घेर लेगा, यानी जाने के बाद ये भोज्य पदार्थ को घेर लेता है, अपने कूटपाद के माध्यम से घेर लेंगे। और घेरने के बाद वो बीच में होता है एक रसधानी, देखिए यहाँ पे हम दिए हुए हैं, ये होता है वो रसधानी। ये भोज्य पदार्थ को अपने बढ़े हुए भाग यानी कूटपाद के माध्यम से भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है, और घेरने के बाद रसधानी का निर्माण करता है, यानी रसधानी को निकालता है, और इस भोज्य पदार्थ को अपने अंदर एकदम समा लेता है। कौन समाता है, रसधानी अपने अंदर भोज्य पदार्थ को खींच लेता है और इनको पाचक एंजाइम के माध्यम से पचा देता है। और पचाने के बाद जो अंग प्रविष्ट नहीं बच पाता है, यानी कि जो नहीं पच पाता है, उनको क्या करता है, शरीर में कहीं एगो छेदा उत्पन्न करके और उनके माध्यम से बाहर निकाल देता है। तो देखिए अमीबा का इतने बात था, अमीबा एक बार और हम रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले अमीबा का आकार अमीबा एक कोष के जीव है, यानी इनका शरीर एक कोशिका से बना हुआ होता है, इन्हें हम स्पष्ट आँख से नहीं देख सकते हैं। अब यह मृदु जलीय होता है, यानी सड़ा हुआ जल में रहता है। इनके बाद है ये इनका आकार अनिश्चित होता है, यानी अमीबा का आकार कभी भी फिक्स नहीं होता है। नीचे देखिए अमीबा में पोषण के लिए विशेष संरचना नहीं होती है, यानी अमीबा में भोजन करने के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता है। उनके बाद अतः अमीबा में भोजन का अंतर्गत शरीर के किसी भी स्थान से होता है। तो ये जो अमीबा होता है, इनमें भोजन का पाचन शरीर के किसी भी स्थान से हो जाता है, कोई विशेष संरचना नहीं होती है कि यहाँ से भोजन करना है। जैसे ही कोई भोज्य पदार्थ अमीबा के संपर्क में आता है तो उसे अपने कूटपाद के माध्यम से, देखिए तो ये जो होता है ये कूटपाद कहलाता है, ये बढ़ा हुआ पाद। तो जैसे ही अमीबा के संपर्क में कोई भोज्य पदार्थ को रखेंगे तो ये गड़क के जाता है और उस भोज्य पदार्थ को चारों तरफ से घेर लेता है। घेरने के बाद यही वाला रसधानी देख रहे इसका निर्माण कर देता है और इसको क्या कर लेता है, पूरी तरह से अपने अंदर निकल जाता है। निकलने के बाद पाचक एंजाइम नामक द्रव से इनका क्या करता है, पाचन करता है। जो बच जाता है वो अपशिष्ट पदार्थ जो नहीं पच पाता है उनको अपने शरीर के अस्थायी छिद्र यानी कहीं भी छिद्र उत्पन्न करके उन्हें क्या करता है, निष्कासित कर दिया जाता है। देखिए पर अमीबा में पोषण को पढ़ लिए थे, अमीबा भी एक कोशिकीय प्राणी था, सब कुछ उनके बारे में हम बता दिए। देखिए अमीबा के बाद जब आइएगा तो क्या है, पैरामीशियम में पोषण। देखिए पैरामीशियम में पोषण तो क्या बताए थे, अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। तो देखिए सेम उसी के भांति पैरामीशियम एक कोशिकीय प्राणी है, यानी पैरामीशियम भी क्या होता है, एक कोशिकीय प्राणी होता है। पैरामीशियम एक कोशिकीय प्राणी है जो मृदु जल, यानी कि देखिए अमीबा और पैरामीशियम जो होता है ना, ये हमेशा सड़े हुए पानी यानी मृदु जल में रहता है, यानी सड़ा हुआ पानी में दोनों रहता है, ठीक है। अब देखिए मृदु जलीय होता है और सूक्ष्म जलीय जीवों को खाता है। अब देखिए सड़े हुए पानी में छोटे छोटे जो जीवाणु सब होते हैं, छोटे छोटे, यानी सूक्ष्म का मतलब छोटे छोटे जीवाणु को कौन खाना पसंद करता है,
पैरामीशियम तो छोटे छोटे जीवाणु को खाता है। पैरामीशियम के शरीर पर रोमनुमा प्रचलक अंग पाया जाता है जिसे सीलिया कहते हैं। ध्यान से देखिएगा तो पैरामीशियम के शरीर पर ये छोटे छोटे ये पैरामीशियम के शरीर पर छोटे छोटे आपको रुआ दिखाई देता है। तो ये छोटे छोटे जो रुआ होता है इन्हें कहा जाता है सीलिया। ये पैरामीशियम के भोजन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीलिया। तो देखिए याद रखिएगा पैरामीशियम के शरीर पर जो छोटे छोटे रुआ की तरह होता है वो क्या होता है, सीलिया होती है। अब देखिए सीलिया कहा जाता है। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के एक निश्चित स्थान से होता है, जबकि हम पढ़ाए थे अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण करने की कोई निश्चित स्थान नहीं था, लेकिन इसमें पैरामीशियम में जो भोजन होता है वो निश्चित जगह है, यानी यही देख रहे आप लोग कोशिका में। तो पैरामीशियम में जब भी भोजन होता है तो कोशिका मुख के माध्यम से होती है, तो जबकि अमीबा में कोई भी निश्चित स्थान नहीं था, जबकि पैरामीशियम में है कोशिका में। तो देखिए अब ध्यान से आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है जिससे कोशिका मुख से होता है, सीलिया में गति के कारण भोजन के कण कोशिका मुख की ओर जाता है। देखिए यही जो आप सीलिया देख रहे हैं, ये वाला जो परत देख रहे हैं रुआ की तरह, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पैरामीशियम। ये जो पैरामीशियम होता है, देखिए ई पैरामीशियम को हम छाप के आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए पैरामीशियम के शरीर पर ये रोमनुमा प्रचलक अंग जिसे क्या कहते हैं, इस रुआ को क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। अब देखिए सीलिया के माध्यम से अगर आइएगा, ये नीचे क्या होता है, राजधानी होती है, यहाँ अधपचा भोजन के लिए कोशिका गुहा होता है। अब सपोज दैट कि अपना भोजन कैसे करता है सुनिएगा। अगर इनके नजदीक में यहाँ कोई भोज्य पदार्थ को हम रख दे, तो ये भोज्य पदार्थ को क्या करता है, ये वाला जो सीलिया होती है, ये जो सीलिया होता है, ये क्या करता है कि भोजन के कण को सीलिया में गति होता है, मैग्नेट के तरह सीलिया में क्या होता है, थोड़ा सा गति होता है। जिस प्रकार एक चुंबक में गति होता है, सेम उसी प्रकार सीलिया में भी थोड़ा सा गति होता है। सीलिया क्या करता है, भोजन के कण को अपनी ओर यानी कि पैरामीशियम की ओर क्या करती है, पैरामीशियम के मुख की ओर सीलिया भोजन को खींचता है। और जैसे ही भोजन को खींचता है सीलिया, ये खींच करके बउआ यहाँ तक आकर के कहाँ रखता है, खींच करके कोशिका मुख तक पहुंचा देता है भोजन को। और जैसे ही कोशिका मुख तक आता है, तो देखिए सोचिए कोशिका मुख के अंदर जैसे ही जाएगा तो कोशिका मुख से होते हुए कहाँ पहुंच जाएगा, ये है रसधानी। यानी वो ये रसधानी में तो भोजन कहाँ पहुंच जाएगा, रसधानी में। तो देखिए यहाँ से भोजन आएगा, कोशिका मुख होते हुए कहाँ पहुंच जाएगा, खाद्य रसधानी में। और खाद्य रसधानी में पहुंचने के बाद पूरी तरह से भोजन क्या होता है, पच जाता है इंजाइमों के माध्यम से। और जो भोजन नहीं पच पाता है, तो नहीं पचने वाले भोजन क्या होते हैं, ये आपको दिख रहा होगा कोशिका गुहा। कोशिका गुहा से अधपचा भोजन बाहर निकल जाता है। तो देखिए आई होप कि आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा पैरामीशियम और अमीबा यानी दोनों एक उसके प्राणी होते हैं, दोनों किस प्रकार अपना भोजन करता है, किस प्रकार से इनमें एकदम गति होती है, क्या होती है, किस प्रकार क्या करता है, भोजन कैसे करता है, इनका शरीर कैसा होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, सब बता दिए। आई होप अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, रहने दीजिए यहीं तक।